नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चित्रकला विषय से संबंधित एक और वीडियो लेकर आए हैं, जो होने वाले एस्टेट और बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। खासकर एस्टेट, क्योंकि एस्टेट में अभी तक जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, वो काफ़ी आसान और तकनीकी विषय से लिए गए हैं। आज हम संयोजन के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम व तकनीक तथा ग्राफिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप लोग आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि आपको और क्या सीखने हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को प्रसारित करें ताकि और लोग भी इसे लाभान्वित हो सके। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? यहां पे परिप्रेक्ष्य, जिसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु, क्षितिज रेखा। अब दूरी यानी एक व्यक्ति यहां है और ये होराइजन हो गया। एक व्यक्ति यहां जब दूर जाएगा, यही व्यक्ति यहां जब और दूर जाएगा, यही व्यक्ति यहां जब पूरा दूर जाएगा, होराइजन के पास जाते जाते ये व्यक्ति इतना छोटा दिखेगा। तो ये दूरी दिख रहा है। तो दूरी और निकटता ये पर्सपेक्टिव का गुण है। प्रकाश और रंग, जैसे यहां खड़ा जो व्यक्ति होगा वो काफी धुंधला और साफ नहीं दिखेगा, लेकिन यहां जो व्यक्ति जो है वो काफी स्पष्ट और साफ दिखेगा। आगे आता है विलीयमान बिंदु, क्षितिज रेखा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे इंडिकेट करेंगे। यहां पे जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे वीपी यानी वैनिशिंग पॉइंट। इस पॉइंट के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे और इस पॉइंट के पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट अपने आप में छोटा महसूस हो रहा है। वास्तव में ऑब्जेक्ट छोटा हो नहीं रहा है, लेकिन देखने के व्यू से ऑब्जेक्ट छोटा होते चला जा रहा है। तो यानी कि विलीयमान बिंदु, क्षितिज रेखा, ये भी पर्सपेक्टिव का भाग है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। वायवीय, रेखीय, साधारण परिप्रेक्ष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे पर्सपेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक वायवीय यानी कि एरियल और एक रेखीय लीनियर। अगर एक बिल्डिंग्स की बात करें, एक मकान की बात करें, तो मकान एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा जिसको हम लोग लीनियर पर्सपेक्टिव के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रेखीय परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो संयोजन मतलब होता है कॉम्पोजिशन, ठीक है। दृष्टिगत भार मतलब होता है पेंटिंग्स या फिर स्केच में हम कितना वर्क कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसका सीधा संबंध संतुलन से होगा। याद रखिएगा, संतुलन। कंपोजिशन का अप्रूप मान के चलिए संतुलन है। किसी भी चीज को जब संतुलित करेंगे तो ये संयोजित हो जाएगा। जैसे एक संगीत अगर बजता है, अगर संगीत में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, अगर तितर बितर बजे या फिर बिना मतलब का बजे तो वो संगीत बेकार लगेगा, गायन बेकार लगेगा। लेकिन उसको अगर सजा कर अगर हम बजाते हैं, तो वही संतुलित करके हम बजाते हैं, तो वही कंपोज अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा संतुलन। अगला प्रश्न, असंबद्ध शब्द बताइए जो संबंधित नहीं है। रेखा, अनुपात, वर्ण, मूर्ति। रेखा, अनुपात, वर्ण ये सारे चित्रकला से संबंधित हैं, ठीक है। मूर्ति ये असंबंध है। वैसे मूर्ति और अनुपात में भी संबंध है, लेकिन इसकी तादाद बहुत कम है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा घ,
मूर्ति जो इन सभी में असंबद्ध है। अगला प्रश्न, सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य मतलब ये आप समझिए, सादृश्य ठीक उसी के जैसा। अगर सर्कल ये है तो ठीक इसी के जैसा सर्कल, ठीक है, ये सादृश्य हो जाएगा। तो समाविष्ट नहीं होगा, सहायता नहीं होगा, चित्रांकित नहीं होगा, आकृति के समानता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आकृति के समान। अगला प्रश्न, त्रिआयामी ठोस आकृतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धंसी हैं, क्या कहलाता है? मान के चले कि ये पेंटिंग है या फिर कोई सरफेस है, इस पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं और इस सरफेस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर और नीचे उठा उठा कर हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे टैब्लो वगैरह बनाते हैं। टैब्लो मतलब एक नक्शा हो गया, एक शहर का नक्शा हम बनाते हैं, या फिर एक 3D इफेक्ट में आप एक जमीन को बनाते हैं और इसमें पॉन्ड्स वगैरह दिखाते हैं, तो मिट्टी थोड़ा ऊपर उभार दिखाना होगा, कुछ माउंट दिखाएंगे, तो क्या होगा, इसमें उभार और नीचे धंसा हुआ पार्ट दिखेगा, ऊपर और नीचे दोनों पार्ट इसमें दिखेगा। तो इस चीज को रियलिज्म नहीं बोलेंगे, रैंप्स नहीं बोलेंगे, रॉक नहीं बोलेंगे, इसको रिलीफ बोलेंगे। रिलीफ मतलब उभार। स्कल्पचर का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम एक समतल सतह में उभार कर किसी भी चीज को बनाते हैं, तो उसको रिलीफ कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुवर्तन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? तो ये बिल्कुल अनुवर्तन में परिप्रेक्ष्य का पालन नहीं किया जाता है, बिना परिप्रेक्ष्य का ही हम ड्राइंग इसमें बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। अगला प्रश्न, संतुलन पैदा करता है, मतलब संतुलन समानता पैदा करता है, गतिशीलता, अस्थिरता, कठोरता, स्थिरता। तो गतिशीलता संतुलन पैदा नहीं करेगा, अस्थिरता खुद में संतुलित नहीं है, कठोरता भी संतुलित नहीं है, तो स्थिरता जो है वो संतुलन पैदा करता है। अगला प्रश्न, पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? तो पेस्टल रंग आप समझिए, पेस्टल रंग जिसको हम साधारणतः मोम कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये पेस्टल रंग जो पेपर पे जो यूज होते हैं, ये बिना पानी, बिना किसी मीडियम और बिना किसी ब्रश से होते हैं, डायरेक्ट यूज होते हैं। आप पेस्टल यूज किए होंगे तो ऐसे चौकोर या फिर सॉरी बेलन आकार के ये लंबे कलर होते हैं, ठीक है। इस कलर को ब्राउन पेपर पे किसी भी पेपर पे, मोटे पेपर पे रगड़ के उससे पेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं, ये पेस्टल कलर, ये हाथ से टच करने पर या फिर रगड़ने पर क्या होता है, स्मज हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम अस्थाई करते हैं। अस्थाई मतलब उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर कहीं हाथ से रगड़ जाए या फिर किसी सरफेस से टच हो जाए या फिर धूल चला जाए, अगर उसको झाड़े तो हम फिर ये पेस्टल निकल ना जाए, इसके लिए उसको अस्थाई करते हैं। तो अस्थाई करने के लिए जो घोल प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं फिक्सेटिव। ये खासकर ऑयल पेस्टल के लिए होता है, पेंसिल से जो ड्राइंग बनाते हैं उसके लिए होता है, मतलब कोई भी माध्यम जिससे कलर निकलने का ज़्यादा चांसेस होता है उसमें हम फिक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए, वैसे कलर जो गीले पद्धति से हो, जैसे जिसमें मीडियम का यूज किया जाता हो, जैसे वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, उसमें फिक्सेटिव का यूज नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, तो उसमें वार्निश का यूज करते हैं। अब बारी आती है थिनर। तो थिनर को यूज हम करते हैं ऑयल कलर, जब हम करते हैं तो ऑयल कलर में ब्रश को धुलने का काम आता है। और बारी आती है टारपेंटाइन की। तो टारपेंटाइन भी जब ऑयल कलर हम करते हैं तो इसके साथ लिंसीड ऑयल यानी तीसी का जो तेल होता है, हाँ तिल तिल या तीसी होगा, टारपेंटाइन ऑयल यानी कि लिंसीड ऑयल जिसको हम बोल सकते हैं, लिंसीड ऑयल जो होता है और टारपेंटाइन ऑयल होता है, दोनों को 50-50% हम यूज करके पेंटिंग में यूज करते हैं। पेंटिंग मतलब इस्तेमाल करते हैं। टारपेंटाइन ऑयल का काम होता है कलर को हल्का पतला कर देना, ठीक है। तो अगला प्रश्न, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो अलसी का तेल, अलसी यानी टारपेंटाइन ऑयल, ठीक है। मिट्टी का तेल नहीं होगा, तारपीन का तेल, सरसों का तेल। सरसों का तेल तो आपको पता है
सरसों से प्राप्त होता है। मिट्टी का तेल आपको भूमि से प्राप्त होता है, जहाँ पे पेट्रोलियम उत्पन्न होता है। अलसी का तेल जो तीसी या तिल होगा, तीसी से, सॉरी तीसी ही होगा, तीसी से ये अलसी का तेल निकलता है। तो बचता है तारपीन का तेल। तारपीन का जो तेल है वो चीड़ के पेड़ से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो तैल यानी ऑयल कलर और वैक्स मोम के साथ मिलाकर जब पेंटिंग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? तो इम्पेस्टो, बाटिक, प्लास्टिक, इनकास्टिक। तो इसका सही आंसर होगा इनकास्टिक। इनकास्टिक जो प्रोसेस होता है उसमें मोम को हल्का गर्म किया जाता है जिससे वो पिघल जाता है, और उस पिघले हुए मोम को उसी के साथ कलर में, तैल रंग में मिक्स कर दिया जाता है। तो कि चूंकि दोनों का जो गुण होता है वो ऑयल होता है, तो आपस में मर्ज हो जाते हैं। उससे जो हम पेंटिंग करते हैं उसको इनकास्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? तो याद रखिएगा, व्यवहारिक कला यानी कि कमर्शियल आर्ट, ठीक है, जो रोजमर्रा के जीवन में हम काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई चूड़ी बना रहा है, वो व्यवहारिक कला में आएगा। कोई ज्वेलर्स बना रहा है, व्यवहारिक कला में आएगा। कोई बढ़ईगिरी कर रहा है, व्यवहारिक कला में आएगा। कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, कुम्हार जो काम करते हैं, वो व्यवहारिक कला में आता है। एक्चुअल में वो भी तो एक आर्ट है। तो जो आर्ट जो रोजमर्रा के काम में आता है वो व्यवहारिक कला के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दिया है ऑप्शन, बुक कवर, जो बुक कवर बनाते हैं। विज्ञापन, जो पोस्टर वगैरह बनाते हैं। प्रसार करने के लिए जो भी डिजाइन बनाते हैं विज्ञापन के अंतर्गत। पोस्टर विज्ञापन का के तौर पे भी हो सकता है, प्रचार के तौर पे भी हो सकता है, जागरूकता के तौर पे भी हो सकता है पोस्टर। तो ये तीनों हैं जो आपके व्यवहारिक कला के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आता है उपरोक्त तीन। अगला प्रश्न, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं। एचिंग मतलब होता है जैसे एक सरफेस है, इस पे क्या करते हैं, हम ड्रॉ कर देते हैं और केमिकल के हेल्प से इस चीज को उकेर देते हैं, और इस उकेरने के बाद से इसमें गड्ढा हो जाता है या ठीक उसका अपोजिट पार्ट उभार हो जाता है। और जब इससे प्रिंट करते हैं तो इसके इम्प्रेशन से हम ड्राइंग वगैरह पेपर पे हम इसका इम्प्रेशन ले लेते हैं, जिससे कोई भी ड्राइंग हम बना सकते हैं जो पहले से इसमें स्केच हम किए रहेंगे। तो एचिंग का कुछ प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटैग्लियो। याद रखिएगा, इंटैग्लियो। अगला प्रश्न, फेवर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की। जो फेवर कैस्टल नाम से आप पेंसिल देखते हैं जो मार्केट में आपको मिलता होगा, ये फेवर उसी का नाम है। फेवर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की। तो इसका आंसर होगा 1761। अगला प्रश्न, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है। तो सबसे पहले आप समझिए पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। तो पोस्टर कलर जो होते हैं ये अपारदर्शी होती हैं, और एक्रेलिक ऑयल भी अपारदर्शी होते हैं। आप में जब कलर आप खरीदिएगा तो कलर में ऐसे सिंबल आपको दिए रहते हैं। आप ट्यूब पे देखिएगा, जो वर्क वगैरह करते हैं वो देख सकते हैं। एक में क्या होगा, पूरा ऐसे वाइट कलर किया रहता है, तो इसका मतलब होता है अपारदर्शी, वो आपको दिखेगा नहीं। एक जो होता है वो हाफ वाइट किया रहता है, यानी कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्ध पारदर्शी। और एक ऐसे ही ब्लैंक रहता है यानी कि पारदर्शी। ऑयल कलर या एक्रेलिक कलर में आप ट्यूब में देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे कलर जो होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, बहुत सारे सेमी ट्रांसपेरेंट यानी अर्ध पारदर्शी, और बहुत सारे कलर पारदर्शी होते हैं। लेकिन पोस्टर कलर की बात की जाए तो वो सारे अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। और पोस्टर कलर के बाद से ग्वाश आता है यानी गॉच कलर, ये भी अपारदर्शी होते हैं। तीसरा चीज कि जिस कलर में हम व्हाइट का इस्तेमाल कर देते हैं वो कलर अपने आप में अपारदर्शी हो जाता है।
वाश टेक्निक जो होता है वो आपको वाटर कलर को लेके होता है, जिसमें आप पेंटिंग करके उसको बार बार धुलते हैं और तब पेंटिंग करते हैं, वो वाश टेक्निक के अंतर्गत आता है। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, वाश यानी धुलना। ठीक है। कोलाज जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को एक जगह इकट्ठा करके हम जब किसी आकृति विशेष को बनाते हैं तो उसको कोलाज कहते हैं। यानी छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को सजाकर डिजाइन बना देना, वो कोलाज कहलाता है। तो इसमें अ, गोंद मिश्रण का कोई बात ही नहीं है, ना ही अपारदर्शक रंगों की बात है। अब आगे आता है गुआश। गुआश जो होता है, अभी जो गॉच कलर हम जब बताएं, तो यही गुआश टेक्निक जो है वो गोंद के हेल्प से पेंट इसको करते हैं और ये पूरी तरह अपारदर्शक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, गुआश। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कम समय लेकर, लेकिन फिर भी थोड़ा समय लग जा रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो इसको 3-4 पार्ट में ही मैं बनाऊंगा। तो अभी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 1 से 2 बार रट लेंगे तो ये स्टेट में, यानी कल जो 29 तारीख को होने वाला एग्जाम है, इसमें से 5 से 10 नंबर का एकदम आपका रखा हुआ है। अगला प्रश्न, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है। यानी कि ये आपके पास एक कैनवास है, ठीक है। इस कैनवास पे या फिर पेपर पे या फिर जो भी आपके पास सरफेस हो, इस पे पूरा एक ही कोट में पेंटिंग करना होता है। तो एक ही कोट में पेंटिंग कब करेंगे? जब इसका बेस पेंट करेंगे, क्योंकि जब बेस पेंट हो जाएगा उसके बाद से ना कोई हम फिगर बना सकते हैं। जब बेस पेंट करेंगे उसके बाद से इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे, फिर मिडिल ग्राउंड कलर करेंगे, फिर फोरग्राउंड कलर करेंगे। तो यहां पे जो होता है प्राइमिंग जो होता है सबसे बेसिक होता है, ठीक है। साइजिंग जो होता है ये आप पेपर का साइज, पेपर का कटिंग या फिर इसको साजना इसको बोल सकते हैं, उसको साइजिंग के अंतर्गत लाते हैं। हैचिंग जो होते हैं वो ऐसे लाइनिंग करके इसको एक दूसरे को ऊपर काटती हुई रेखा जब बताएंगे तो हैचिंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा आला प्राइमा, ठीक है। आला प्राइमा जो होता है वो एक ही बार में उसको कंप्लीट करना होता है। अब अगला प्रश्न, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। तो पहला ग्रेफाइट पेंसिल बनी है 1662 में। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें से 5 से 10 नंबर का आपके पास आएगा ही। तो इसका सही आंसर होगा 1662 ईस्वी में ग्रेफाइट पेंसिल बनी है। और एक और प्रश्न था, ये भी इंपॉर्टेंट है, फेवर ने जर्मनी में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? तो 1761 में। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, ये आएंगे तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। 1662 यानी प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। अगला प्रश्न, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? तो फ्रेस्को फ्रेस्को मतलब होता है भित्ति चित्र, यानी कि सॉरी, भित्ति चित्र का जो तकनीक होता है उसमें फ्रेस्को भी शामिल है, ठीक है। अब ये भित्ति चित्र चित्र में क्या होता है ना कि फ्रेस्को जब किया जाता है तो हल्का ये गीला रहता है, तो इस पे पेंटिंग किया जाता है एक तकनीक, और पूरी तरह सूखा रहता है तो इस पे पेंटिंग किया जाता है ये दूसरा तकनीक। दोनों तकनीक फ्रेस्को कहलाता है। अब फ्रेस्को सेस्को यानी कि सूखा पद्धति, और फ्रेस्को बूनो यानी कि गीला पद्धति, ठीक है। फ्रेस्को सेस्को यानी सूखा और फ्रेस्को बूनो यानी कि गीला पद्धति। गीले पद्धति से जब करेंगे तो बूनो बोलेंगे और सूखे पद्धति से करेंगे तो सेस्को बोलेंगे। यानी कि इसका सही आंसर होगा क और ख दोनों। अगला प्रश्न, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा 3। ये 3 बार परत लगाया जाता है। अगला प्रश्न, फ्रेस्को चित्रण है जनरल चित्रण की विधि, व्यक्ति चित्रण की विधि, भित्ति चित्रण की विधि, उपरोक्त में से सभी। तो याद रहे अभी मैंने ऊपर बताया भित्ति चित्र, भित्ति मतलब होता है दीवार, दीवारों पे जो चित्र किया जाता है, गुफाओं वगैरह में जो चित्र मिले हैं वो सारे फ्रेस्को, अधिकांशतः फ्रेस्को पद्धति से बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, भित्ति चित्रण की विधा। अगला प्रश्न, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, जल रंग, तेल रंग, क्रेयॉन पेस्टल, क तथा ग। क होगा जल रंग,
और ग होगा क्रेयॉन्स। याद रहे, जल रंग और क्रेयॉन पेस्टल को कांच के फ्रेम में लगाकर रखा जाता है। यहाँ पे क्रेयॉन और पेस्टल को फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव यूज करते हैं। उसके बाद से हम कांच में इसको भर सकते हैं ताकि ये कांच और पेपर एक दूसरे में चिपके नहीं और हमेशा सेफ रहे। जल रंग कभी भी पेपर से नहीं चिपकेगा, ये भी सेफ रहेगा। लेकिन तैल रंग की बात करेंगे तो तैल रंग के ऊपर अगर कांच रखते हैं तो एक तो तैल रंग का जो प्योरिटी है वो दिख नहीं पाएगा। दूसरा चीज, ये कांच के साथ हमेशा अधिकांशतः देखा जाता है चिपक जाता है अगर कांच और पेंटिंग के बीच में स्पेस कम हो। अधिकांशतः पेंटिंग आप तैल रंग का देखेंगे या फिर एक्रेलिक पेंटिंग भी देखेंगे तो बिना कांच के ही रहते हैं, सिर्फ फ्रेम के साथ रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। घ, क तथा ग दोनों आंसर। अगला प्रश्न, फ्रेस्को सेस्को पर वार्निश की जाती है, डामर वार्निश नहीं की जाती है, कोपाल वार्निश नहीं की जाती है, वैक्स वार्निश की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्स वार्निश। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है स्पैटरिंग, स्टीपलिंग, टांकिंग, ड्राई ब्रशिंग। तो इसका सही आंसर होगा स्पैटलिंग। अब जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ऐसा टूथ ब्रश है, ठीक है, ये टूथ ब्रश है, इस पे आप अंगूठा से यहाँ स्प्रे आप कलर जैसे इसमें लगा दिए और जैसे अंगूठा से इसको रगड़ेंगे तो इसमें से ऐसे ऐसे स्प्रे टाइप के कलर छीटा की तरफ बाहर निकलेंगे। इसी टेक्निक को स्पैटरिंग बोलेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है ग्लॉस, मैट, जेल। ये ग्लॉस मीडियम, मैट मीडियम, जेल मीडियम, ये तीनों जो है एक्रेलिक के लिए हैं। तो इसमें से उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न, एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ लैटिन ग्रुप के द्वारा, ग्रुप 43 के द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप के द्वारा, ग्रुप 80-90 के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा लैटिन ग्रुप के द्वारा। अगला प्रश्न, ग्राफिक की विधा नहीं है, इनग्रेविंग ग्राफिक की विधा है, वुडकट ग्राफिक की विधा है, एचिंग ग्राफिक की विधा है, ब्लून ब्लॉट्स ग्राफिक की विधा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा घ। अगला प्रश्न, सैनग्यून ड्राइंग यानी कि रेड चाक प्रचलित होता है 18वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा 14वीं शताब्दी में। सैनगिन ड्राइंग रेड चॉक प्रचलित होता है 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है अंडा, पायस यहाँ पे मीडियम के तौर पे बोला गया, ठीक है, पायस, अंडा, गोंद, ग्लिसरीन। अंडा भी यूज किया जाता है, अंडा का सफेद वाला पार्ट याद रखेंगे, अंडा का सफेदी वाला पार्ट, गोंद, ग्लिसरीन, ये सभी सफेद होते हैं। तो यानी कि सभी यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वास चित्रण का आरंभ भारत में कहाँ हुआ? तो आंख बंद करके आपको कर देना है, बंगाल स्कूल में, ठीक है। बंगाल स्कूल में इसका प्रारंभ हुआ वास चित्रण का। किससे किया जाता है? तो वाटर कलर से यानी कि जल रंग द्वारा। अगला प्रश्न, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जल रंग। वाटर कलर ही ऐसा चीज है जो हाईलाइट आपको लास्ट में देना होता है, वो आपको पहले तय करना होगा कि हाईलाइट कहाँ होगा। और चूंकि वाटर कलर जो करते हैं वो सफेद पेज पे करते हैं, सफेद धरातल पे करते हैं, तो पहले ही हम सफेद कलर को उसको खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि वो हाईलाइट यानी कि व्हाइट कलर वो दिखे। व्हाइट जहाँ पे हमको करना होता है वाटर कलर में, वहां हम व्हाइट का यूज नहीं करते हैं, पेज को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ वाटर कलर में होता है। बाकी सारे कलर में हम कलर पूरा बैकग्राउंड में पूरा फिल कर देते हैं, सबसे अंत में व्हाइट और ब्लैक का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं? किनारे का मतलब यहां पे आप समझिए, जैसे ये ब्रश है, ठीक है, और ये इसका मेटल का शील्ड है जो इसको होल्ड किए है, ये डंडी है और ये ब्रश है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती है। तो ये मान के चलिए कि अगर ब्रश राउंड है तो ऐसे दिखेगा,
तो ये गोल नहीं है, इस गोल को नहीं बोलेंगे। फ्लैट ब्रश ये हो जाएगा, ये चपटा है, फ्लैट ब्रश हो जाएगा। राउंड ब्रश ये है, ये राउंड ब्रश है। एक आता है फिलबर्ट। अब ये कह रहा है गोल किनारे, तो किनारे ये है ना, ये किनारा है। तो एक और ब्रश होता है जो ऐसे होता है। तो ये जो ब्रश है, ये इसी को हम बोलेंगे फिलबर्ट, ठीक है, जो गोल किनारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलबर्ट। अगला प्रश्न, तैल रंगों का आविष्कार किया गया? आइजैक बंदु, वेलिनी बंदु, आडवाणी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आइजैक बंदु। तो ये 32 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए। तो अगर आपको नंबर बटोरने हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये राकेश गोस्वामी पुस्तक से लिए गए हैं। तो आपके पास अगर पुस्तक है तो उसे जरूर आप देखें, नहीं है पुस्तक तो इस वीडियो के माध्यम से आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।